नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो अल्मोड़ा से, जहां पर टाटिक रोड पर एक कार हादसे का शिकार हो गई है। अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है कार, जिससे उसमें सवार शिक्षक और 7 बच्चे घायल हो गए। सभी को पुलिस की मदद से इलाज के लिए 20 अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मैथानी के शिक्षक अपनी कार से स्कूल के 7 बच्चों को लेकर खेड़दा पोधार में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी टाटिक के पास कार अचानक से अनियंत्रित हो गई, जिससे ये हादसा हुआ। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यही वो कार है जो हादसे का शिकार हुई है। टाटिक के पास ये कार अनियंत्रित होकर रोड से गहरी खाई में चली गई, जिससे कार पलट गई और कार में शिक्षक समेत 7 बच्चे थे जो कि घायल हो गए हैं। सभी को फौरन बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल शुरुआती तौर पर जानकारी यही मिल पाई है कि ये कार अनियंत्रित हुई और इसके बाद देखते ही देखते खाई में पलट गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। तो घायलों को 20 अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अस्पताल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, शिक्षक को व्हील चेयर पर ले जाया गया है और कार की क्या हालत हो गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था। हालांकि अभी घायलों की क्या स्थिति है उसके लेकर शुरुआती दौर पर कोई जानकारी आ नहीं पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि खेड़दा पोधार में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सभी लोग जा रहे थे और जब ये कार टाटिक के पास पहुंची तो अचानक से अनियंत्रित हो गई, जिससे रोड से सीधा खाई में जाकर पलट गई और इस कार में सवार शिक्षक समेत 7 बच्चे घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन सभी घायलों को कार से बाहर निकाला। उनको बेस अस्पताल भेजा गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर दिल्ली से देहरादून पहुंचते ही हेलीपैड से सीधे सचिवालय पहुंचे और वहां पर स्विस एजुकेशन ग्रुप के साथ मीटिंग कर रहे हैं सीएम। बैठक के बाद स्विस एजुकेशन ग्रुप के साथ एमओयू भी साइन किया जाएगा। स्विस एजुकेशन ग्रुप शिक्षा विभाग से संबंधित प्रोजेक्ट पर काम करेगा, ये जानकारी सामने आई है। तो देहरादून से बड़ी खबर आई है। सीएम दिल्ली से जब देहरादून पहुंचे तो हेलीपैड से सीधा ही सचिवालय पहुंच गए और वहां पर स्विस एजुकेशन ग्रुप के साथ इस वक्त उनकी बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद बाकायदा एमओयू भी साइन किया जाएगा स्विस एजुकेशन ग्रुप के साथ। और एक जानकारी ये मिली है कि स्विस एजुकेशन ग्रुप शिक्षा विभाग से संबंधित प्रोजेक्ट पर काम करेगा। देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर आपने देखा कि सीएम का पहले लंदन दौरा हुआ, कल दिल्ली में रोड शो किया गया। इसी के तहत जो इन्वेस्टर हैं वो अलग अलग तरह से राज्य सरकार के संपर्क में है। तो इसी तरह से स्विच एजुकेशन ग्रुप यहाँ पहुंचा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की है और आज एक एमओयू भी यहाँ पर साइन होना है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्विच एजुकेशन ग्रुप के साथ, जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम करता है। तो राज्य सरकार की कोशिश है कि चाहे वो दिल्ली हो या देहरादून हो या फिर लंदन हो, कोई भी इन्वेस्टर अगर उत्तराखंड में आना चाहता है तो राज्य सरकार रेड कार्पेट बिछाकर उसका स्वागत कर रही है और उसी दिशा में अलग अलग स्टेट से जो इन्वेस्टर हैं वो उत्तराखंड में आ रहे हैं। उन्होंने संपर्क किया है। तो इसी तरह से आज स्विच एजुकेशन ग्रुप के साथ यहाँ पर एमओयू साइन होने जा रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील और जानकारी को पहुंचाने के लिए। और देहरादून से यूसीसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आई है। जल्द ही सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा जा सकता है। कमेटी को जल्द ही ड्राफ्ट सौंपने के निर्देश दे दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। कमेटी ने ड्राफ्ट की प्रिंटिंग के लिए समय मांगा है। ये माना जा रहा है कि अगला 1 महीना यूसीसी को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल सीएम पुष्कर धामी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके अलावा इस दौरान यूसीसी को लेकर बातचीत भी हुई थी। ऐसे में अब ये जानकारी सामने आ रही है कि बहुत जल्द यूसीसी का ड्राफ्ट शासन को सौंपा जा सकता है और इसके लिए ड्राफ्ट कमेटी को निर्देश दे दिए गए। एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। यूपी के सीएम योगी 7 अक्टूबर को केदारनाथ धाम जाएंगे और 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम में जाकर दर्शन कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर जा सकते हैं। फिलहाल शुरुआती दौर में जानकारी ये सामने आई है कि 2 तारीख है जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में मौजूद रहेंगे। एक तो 7 अक्टूबर को वो केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे और 8 अक्टूबर को वो बद्री विशाल जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन कर सकते हैं। ये जानकारी सामने आई है।
महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। कोश्यारी ने लखनऊ में सीएम आवास पर सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी लखनऊ पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीएम आवास पर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर सरकारी गाड़ी सरेंडर करने के मामले में केवल 8 अधिकारियों ने ही अभी तक गाड़ी सरेंडर की है, लेकिन अधिकांश अधिकारियों ने अभी भी गाड़ियां नहीं लौटाई हैं। सीएम के निर्देश के बाद अगस्त में एक अधिकारी एक गाड़ी का आदेश जारी हुआ था। कई अधिकारियों के पास 2-2 गाड़ियां हैं। 3-3 विभाग का चार्ज था उनके पास, जिसकी वजह से अधिकारियों के पास जितने विभाग थे उनके पास उतनी ही गाड़ियां थी और इसी के चलते एक गाड़ी का आदेश जारी किया गया था। लेकिन अभी भी कई अधिकारी ऐसे हैं जो कि कई गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये कि एक से अधिक गाड़ियों को अभी तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने टाउन्स और चक्राता वन प्रभाग में पेड़ों के अवैध कटान मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। दोनों ही जगहों पर बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे। विभागीय एसआईटी दोनों मामलों की जांच करेगी। इसके साथ ही लालकुआं डिपो की जांच भी की जाएगी, जो पुलिस की एसआईटी टीम करेगी और डिपो में की गई गड़बड़ी का पता लगाएगी। खबर रुड़की से, जहां पर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब के पास घर के बाहर खड़ी बाइक और स्कूटी में संदिग्ध हालात में आग लग गई। आसपास के लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से स्कूटी, बाइक और एक साइकिल जलकर राख हो गई। तस्वीर हम आपको रुड़की की दिखा रहे हैं, जहां पर इस बाइक में अचानक से आग लगी और देखते देखते पूरी बाइक जलने लगी। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जब तक आग पर काबू पाया जाता बाइक पूरी तरीके से जल चुकी थी। चारधाम के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में जाम और अतिक्रमण ने देसी विदेशी पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी परेशान कर दिया है। श्यामपुर फाटक से लेकर तपोवन तक हाईवे पर जगह जगह जाम लगा रहता है और ये जाम कई किलोमीटर लंबा होता है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं लोगों का यह कहना है कि हाईवे के किनारे अतिक्रमण की चपेट में तमाम इलाके हैं, लेकिन संबंधित विभाग हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर आए दिन जाम लगा है। आया था तो मुझे रुद्रप्रयाग से आने में जो है मुश्किल से 3 घंटे लगे तपोवन तक, लेकिन तपोवन से यहाँ तक आने में मुझे 3 घंटे लगे, यानी 150 किलोमीटर भी उतना ही है और जो 30 किलोमीटर है उसमें भी उतना ही टाइम लग रहा है। और लोग इतने परेशान है, एक तो यहाँ पर धूल मिट्टी, दूसरा जो है जाम में जो है जब ये वीकेंड में जो है इतनी भीड़ होती है यहाँ पर कि नेपाली फार्म से घुमाते हैं गाड़ियों को कि रानी पोखरी होके आना है। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में 14 अक्टूबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एनएसयूआई ने इस बार अध्यक्ष पद के लिए अर्जुन गोदियाल, उपाध्यक्ष पद पर रंजीत निषाद को प्रत्याशी घोषित किया है। दरअसल छात्र संगठन चुनाव के लिए 6 और 7 अक्टूबर को नामांकन भरे जाने हैं, जबकि 14 अक्टूबर को मतदान और इसी दिन मतगणना भी की जाएगी और छात्र संघ चुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। छात्र संघ चुनाव 2023-24 के लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने अपने तमाम जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद पर, महासचिव पद पर और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर, जो जिन प्रत्याशियों को हमने चयन किया, आज हम उनकी अधिकृत घोषणा अपने कार्यालय से करने जा रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर हम लोग अर्जुन गोदियाल, सचिव पद पर प्रियांश रावत और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर हम अमन नयाल को टिकट देने जा रहे हैं। चमोली के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में बसे नीति गांव में स्थित टिम्मर सैंड महादेव मंदिर में यात्री सुविधाएं जुटाने और सौंदर्यीकरण की पर्यटन विभाग ने योजना बनाई है। विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से संचालित जीवंत ग्राम योजना में मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए की योजना प्रस्तावित की है। जीवंत ग्राम योजना से जिले के सीमांत गाँव में जहाँ विकास कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं सीमांत क्षेत्र में तीर्थाटन और पर्यटन की संभावना को तलाशा जा रहा है और ऐसे स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है।
यात्री सुविधाओं पर भी खासा जोर दिया जा रहा है, उनका भी विकास किया जा रहा है। एक्चुअली जो टूरिज्म के अंतर्गत जो हमने स्कीम्स रखे थे, बेसिकली हमने ट्रैक रूट्स को इसमें जोड़ा है। जो हमारे प्राचीन ट्रैक रूट थे, काफ़ी सालों से इसमें आवागमन कम हो रहा है, या वो इसमें आधारभूत सुविधाओं को ट्रैक रूट के प्रस्ताव हैं। प्लस हर गांव में जो टूरिज्म से रिलेटेड वर्क होने हैं, जैसे मंदिर का है, पंचायती चौक है, उनके रास्ते हैं, या आसपास में कोई अच्छी जगह है, वहाँ पे व्यू पॉइंट हो गए, बेंचेज हो गए, साइनेजेस हो गए। कोटद्वार के लालपानी और सनेह इलाके के लोग इन दिनों जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चों से लेकर इलाके के लोग जर्जर हो चुके झूला पुल से आवाजाही कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। 1 महीने पहले कोटद्वार में आई आपदा के दौरान खो नदी पर बना मोटर पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से लोग अब टूटे हुए झूला पुल से ही आवाजाही कर रहे हैं। झूला पुल की खस्ता हालत को देखते हुए कई साल पहले पुल को चलने के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 1 महीने पहले मोटर पुल के डैमेज हो जाने के चलते अब जान जोखिम में डालकर लोग झूला पुल के जरिए ही आवाजाही कर रहे हैं। वहीं मामले में प्रशासन का कहना है कि पीडब्ल्यूडी की ओर से जल्द ही पुल की मरम्मत कराई जाएगी। उसमें देखिए पीडब्ल्यूडी वालों से भी उसमें हमने कई बार मीटिंग करी है, तो उन्होंने उसका प्रस्ताव बना करके भेज रखा है, और जल्दी जो है उस पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत आवश्यक हमारी उसमें आवश्यकता में है पुल, और चूंकि उससे हमारा जो आवागमन है वो भी। विदेशी कल्चर और नई नई परंपराओं के साथ होने वाली हाई प्रोफाइल शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको 3 रशियन जोड़ों की हिंदू रीति रिवाज वाली शादी की तस्वीर दिखाएंगे, जिन्होंने हरिद्वार के एक आश्रम में हिंदू विधि से शादी रचाई है। देसी बैंड पर बजता देसी धुन और उस पर थिरकती विदेशी युवतियों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन ये नजारा 3 रूसी जोड़ी की हिंदू रीति रिवाज वाली शादी का है। धर्मनगरी हरिद्वार में अखंड परमधाम आश्रम में उस समय नजारा बेहद खास हो गया, जब यहाँ रूस के नागरिकों की शादी वैदिक तौर तरीके से संपन्न हुई। अखंड परमधाम आश्रम के अध्यक्ष और वरिष्ठ संत स्वामी परमानंद गिरी के विदेश में कई अनुयायी हैं। इस विदेशी अनुयायियों का हरिद्वार स्थित आश्रम में भी आना जाना लगा रहता है। कुछ दिनों पहले रूस के 50 नागरिकों का दल आध्यात्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंचा था, और इन सभी ने यहां पर योग और ध्यान कर भारतीय संस्कृति को जाना। भारतीय संस्कृति से रूसी दल के 3 जोड़े इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदी रीति रिवाज से शादी करने की ठान ली। हमारी ओर से इतना ही है कि हम लोग चाहते हैं कि पति पत्नी रोज न बदलते रहें, भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह करके रहें, तो इनको उससे प्रेरणा मिली है। इन्होंने संकल्प लिया है, इनको बताया है कि हमारे यहाँ शादी का मतलब फिर छोड़ना नहीं होता, हम अंतिम सांस तक ही नहीं 7 जन्म तक साथ रहने का संकल्प लेते हैं। और ये सब उन्होंने सोच विचार करके ये संकल्प लिया और उन्होंने शादी करने को स्वीकार किया। हरिद्वार के आश्रम में हुई रूसी नागरिकों की शादी महज औपचारिकता नहीं रही, बल्कि यहाँ सभी रीति रिवाजों का पालन किया गया। पारंपरिक दूल्हों वाली लाल शेरवानी और पगड़ी पहनकर सजे तीनों दूल्हे की बारात निकाली गई, जिसमें उनके साथियों ने भारतीय धुन पर जमकर डांस किया। रूसी दूल्हों की बारात में रूसी नागरिकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। उसके बाद दूल्हा और दुल्हन ने भगवान के मंदिर में आशीर्वाद लिया और स्टेज पर चढ़कर एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इतना ही नहीं, रूसी जोड़े ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे भी लिए और जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने का वचन दिया। जो लोग शादी कर रहे हैं तो बोल रहे थे इनको कि आशीर्वाद, हमारी कंट्री में आशीर्वाद दे रहे हैं कि साथ जन्म साथ रहेंगे। तो लोग हंसने लगे, बोल रहे कि ये हमें बधाई दे रहे हैं, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर तब ये बताने लगे कि इंडिया में, भारत में लोग साथ जन्म तक साथ में रहते हैं।
विकसित देशों में लोगों के पास संसाधनों की कमी तो नहीं है, लेकिन परिवार का न होना वहाँ के नागरिकों को खलता है। इसलिए वे पश्चिमी तौर तरीकों से ऊबकर भारतीय संस्कृति और यहाँ के संयुक्त परिवार की व्यवस्था से प्रभावित हो रहे हैं और उसे अपना भी रहे हैं। ये सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खबर बागेश्वर से, जहां पर जीआईसी में बुधवार को कई छात्राएं अचानक से चीखने और चिल्लाने लगी, रोने लगी और बाद में बेहोश हो गईं। काफी देर बाद बच्चियां ठीक हुईं। उसके बाद टीचर्स ने बच्चों को अभिभावकों को बुलाया, जिसके बाद उनको उनके हवाले किया गया। बताया जा रहा है कि न्यूज़ 18 की टीम जब जीआईसी आसो पहुंची तो वहां पर यह पाया गया कि आज भी कई लड़कियां बेहोश हो रही हैं। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम भी कॉलेज पहुंची है, जहां छात्राओं की काउंसलिंग भी की जा रही है। माना जा रहा है कि छात्राएं मास हिस्टीरिया का शिकार हो रही हैं। असो के इंटर कॉलेज असो में, जहाँ पे हमने देखा था कि कल कई बच्ची यहाँ पे बीमार हो गई थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अजीब हरकतें वो कर रही थी। उसके बाद आज न्यूज़ 18 जो है स्कूल में पहुँचा है, यहाँ पे पहुँच के हमने देखा कि आज बच्चों की हालत जैसे कल थी उससे भी ज़्यादा ख़राब आज बनी हुई है। जहाँ पे 4 से 5 लड़कियाँ जो है लगातार बीमार हैं और अजीब हरकतें कर रही हैं, रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। हम देख सकते हैं किस तरह के बच्चे जो हैं लगातार परेशान हो रहे हैं। सुबह से ही उनके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सभी यहाँ पे उनके पीछे को संभालने में लगे हुए हैं। इसके बाद आज स्वास्थ्य विभाग की भी काउंसलिंग टीम यहाँ पे पहुंची हुई है, वो बच्चों की काउंसलिंग कर रही है और बच्चों से जान रही है कि क्या दिक्कत उन्हें हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो मामले हैं हमने पिछले साल भी रेखोली गांव में भी देखा था, जिसमें कई बच्चे इसी तरीके से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और उसके बाद रो रहे थे। तो इस तरह की जो हरकतें हैं बच्चे लगातार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहाड़ों में जो इस तरह की जो घटनाएं सामने आती है, कहीं ना कहीं मास हिस्ट्री से हम कह सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे पहले रोता है, उसके बाद फिर और बच्चे भी रोते हैं, उसके बाद लगातार कई बच्चे इसमें रोने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर्स भी इसमें बच्चों को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे पहुंचा हुआ है और जो बच्चों की हालत ज़्यादा खराब है उन्हें आज अस्पताल ले जाया जा रहा है। सुषमा थापा, न्यूज़ 18 बागेश्वर। राज्य के उद्यान विभाग में हुए घोटाले पर हाईकोर्ट में 10 अक्टूबर तक सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट ने आज सरकार को 10 अक्टूबर तक का समय दिया है और पूछा है कि कैसे 3 राज्यों में एसआईटी जांच कर सकती है। कोर्ट उद्यान में हुए करोड़ों के घोटाले पर सख्त है। इस मामले में दी गई याचिका में सीबीआई से जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों द्वारा करोड़ों का घोटाला किया गया। वित्तीय गड़बड़ियों के बाद हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग के रिकॉर्ड भी सीज कर दिए। नैनीताल में वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। वन्यजीवों से लगाव और पर्यावरण के बचाव के लिए वन विभाग ने बच्चों को इस मुहिम से जोड़ा है। इस दौरान स्कूली बच्चों ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया और प्रकृति को साफ और स्वच्छ रखने का संदेश दिया। 1 अक्टूबर से आयोजित वन्यजीव प्राणी सप्ताह के दौरान नैनीताल में मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया गया, जिसमें हल्द्वानी के सूर्यांश ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं बालिका वर्ग में ज्योति फार्तियाल और दूसरे स्थान पर मीनाक्षी फार्तियाल के बाजी मारने की बात सामने आई। यहाँ आते हैं तो उन सब के मध्य में जो है ये अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना कि वन्य जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण आधार हैं, तो उनको बचाए रखना बहुत आवश्यक है। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एक वाइल्ड लाइफ वीक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम विभिन्न तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और पेंटिंग कंपटीशन और ये भाषण प्रतियोगिता और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन। भगवान बद्री विशाल की यात्रा इस वक्त पूरे जोरों पर चल रही है। श्रद्धालु पितृपक्ष में एक और जहां देवताओं के दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं ब्रह्म कपाल में अपने पितरों के पिंडदान और तर्पण से उन्हें मोक्ष की कामना भी कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में 6 महीने तक दर्शन के साथ पिंडदान और तर्पण भी किया जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर जिसका भी पिंडदान और तर्पण किया जाता है, फिर किसी दूसरी जगह पर पिंडदान और तर्पण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्मा कपाल में पिंडदान को अंतिम माना जाता है। उसके बाद फिर कोई श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है।
पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में लोग चाहते हैं इस पक्ष में देव दर्शन के साथ साथ और पितरों का तारण हो जाए, पितरों का तर्पण हो जाए। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और पितृ तर्पण कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में आने वाले तीर्थयात्री दर्शन के साथ ही अपने पितरों का भी तर्पण कर रहे हैं। वहीं तीर्थ पुरोहित भी अपने यजमानों को तर्पण और पिंडदान कर उनके पूर्वजों को मोक्षधाम की प्राप्ति कराते हैं। श्राद्ध का महात्म्य में ब्रह्म का पालने का अपने आप में अलग महात्म्य है, इसलिए यहाँ पे जो भी लोग हैं पितृ की तृप्ति के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर जल देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। पिंडदान हो गया, इसके बाद जो है कहीं भी पिंडदान नहीं होता है, केवल जो है तर्पण दिया जाता है और इसकी बहुत महत्ता है। पितृपक्षों में पिंडदान तर्पण करने से सारे पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा का 5वां सर काट डाला। इस ब्रह्मा हत्या के पाप के मुक्ति के लिए भगवान शिव तीनों लोकों में घूमे और अंत में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मा कपाल में ज्यों ही पहुँचे त्यों ही ये सर त्रिशूल से छूट गया, जिसके बाद ये तीर्थ ब्रह्मा कपाल कहलाया गया। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।